हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नए लेक्चर के साथ में हाजिर हो। आज का जो हमारा बेटा जो लेक्चर है वो लेक्चर है त्रुटियों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी जो पिछला वाला जो मेरा जो लेक्चर आया था वो था इरिटेट डायमेंशन के बेस पे एक मैंने वीडियोस बनाया था जो कि सिग्निफिकेंट नंबर पे था, यानी कि 7 अंक पे था। उसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर एक बच्चे ने मेरे से एक सवाल भी पूछा था कि जो 4000 मीटर है, ठीक है ना, उसके अंदर जो सार्थक अंक होंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, वो कितने होंगे। तो देखो बेटा, उसके अंदर जो सार्थक अंक होंगे 4000 मीटर जो लिखा हुआ है, यदि केवल बेटा ऐसा लिखा हुआ होता 4000, ठीक है ना, यानी कि 4000 लिखा हुआ है, वो केवल ऐसे लिखा हुआ है, तो उसके अंदर मैंने आपको एक नियम भी बताया था बेटा कि जो पीछे वाले जीरो होते हैं, एक दो नियम बताया मैंने बेटा, एक तो डेसिमल वाला और एक मैंने बताया था कि कोई भी संख्या है वो बिना डेसिमल के, यानी कि दशमलव वाली संख्या नहीं है और एक दशमलव वाली संख्या होती है। दशमलव वाली संख्या के अंदर क्या होता है कि जो पीछे वाले जो जीरो आते हैं उनको भी हम काउंट करते हैं, लेकिन जो बिना दशमलव वाली जो संख्या होती है उनके अंदर जो पीछे वाले जो जीरो होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है। बट लेकिन यही वैल्यू किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा या किसी मेजरमेंट के द्वारा लिखी गई है, यानी कि उसे किसी माप के द्वारा लिखा गया, उसे मापा गया है, तो फिर उसके अंदर आने वाले जो पीछे जीरो होंगे उनको काउंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4000 मीटर। सवाल ये बच्चे ने मेरे को पूछा था, सुरेश प्रजापत करके कोई स्टूडेंट है, उसने मेरे से सवाल किया था कि सर 4000 मीटर के अंदर कितने सार्थक अंक होंगे। तो 4000 जो मीटर है उसके अंदर जो सार्थक अंक होंगे वो ही थी, केवल 4000 लिखा हुआ होता तो एक होता, लेकिन यहाँ पे 4000 मीटर यानी कि माप के वैल्यू को लिखा गया है, तो उसके अंदर जो पीछे आने वाले जीरो है उनको भी सार्थक अंक के अंदर बेटा काउंट करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो सार्थक अंक होंगे 1 2 3 एंड 4, चार सार्थक अंक होंगे। क्लियर है? आई होप मेरा मतलब आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी के मतलब कोई भी जैसे मैं टॉपिक समझा रहा हूं उसके किसी को प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मेरे को भी पता चले कि आपको कहां पे डाउट आ रहा है, तो मैं उसको जो अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसके आपके जो डाउट है वो बोर्ड पे मैं आपको उनको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आज नए लेक्चर के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मंगल सुधा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मैटर मंगल में। ठीक है, तो बच्चा कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा त्रुटियां। त्रुटियां के अंदर बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो खुद से पढ़ते हैं किताबों के अंदर से, उनको बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं या फिर अपने खुद से मन से एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, उसके अंदर उनको क्या होता है, बहुत सारे डाउट हो जाते हैं और वो गलत कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और उसका जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं उनके जो आंसर आते हैं वो गलत आ जाते हैं। तो आज बिल्कुल आपकी जो कंफ्यूजन है, आपकी जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको एकदम मैं सही करने वाला हूं, और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। गारंटी है कि आपको ये जो लेक्चर है वो आपका जो एरर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है आपकी एकदम से सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, इससे बेस पे जो भी इसके बेस पे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपको छुटकियों में सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है त्रुटियां। त्रुटि का मतलब क्या होता है? त्रुटि का सिंपल सा मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्कर की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया, और आप क्या कर रहे हो, इस मार्कर की लंबाई क्या कर रहे हो किसी स्केल की सहायता से, ठीक है ना, और उस स्केल की सहायता से आपने इसकी लंबाई को ज्ञात किया और आपकी जो लंबाई आ रही है वो 6.1 सेंटीमीटर या 5.9 सेंटीमीटर आ रही है। तो ये बच्चा क्या है, एरर है, इसके अंदर त्रुटि है, आपका जो आंसर है वो सही नहीं है। ठीक है ना, यानी कि ये जो त्रुटि होती है, त्रुटि की डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा कि त्रुटि की डेफिनेशन क्या होती है, तो त्रुटि की डेफिनेशन बच्चा सिंपल सा बोलोगे कि जो वास्तविक मान होता है और आपने जो मापा मान है उन दोनों में जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, कितना अंतर निकल के आ रहा है, उसी को बोला जाता है त्रुटि बोलते हैं। त्रुटि का सिंपल सा मतलब है ना, अब डेली लाइफ से जोड़ सकते, त्रुटि का मतलब गलती, मतलब इसकी जो आंसर आ रहा है वो आपका गलत आ रहा है। क्लियर है? निकालने का तरीका क्या होता है, जो वास्तविक मान है उसके अंदर आपने जो वैल्यू निकाली है उनको उसके अंदर से घटा दीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि इस मार्कर की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर और आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5.9 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर त्रुटि कितनी है, आपने जो आंसर निकाला है, तो आप क्या करोगे बेटा, वास्तविक मान में से जो वास्तविक मान है उसके अंदर से, वास्तविक मान के अंदर से आप मापित मान को घटा दो, जो एनालिसिस किया है आपने उस मान को घटा दो, वो आ जाएगी आपके पास में त्रुटि।
क्लियर है? त्रुटि का एक सिंपल सा, ठीक है। तो देखिए त्रुटि कितने टाइप की होती है, किन किन वजहों से हो सकती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? देखिए त्रुटि यहाँ पे जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, त्रुटि होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है क्रमबद्ध त्रुटि, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सिस्टमैटिक एरर, और एक होता है यादृच्छिक त्रुटि यानी कि रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या है? क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब होता है ऐसी त्रुटियां जिनका हमें कारण पहले से पता हो, ठीक है, कि भाई इसकी वजह से ये त्रुटियां आ रही है, और उन त्रुटियों को हम कम कर, मतलब उन त्रुटियों को हम हटा सकते हैं। इन त्रुटियों को बोला जाता है क्रमबद्ध त्रुटि। और एक त्रुटि ऐसी भी होती है जिनका हमें कॉजेस पता नहीं हो, कारण पता नहीं है। जब कारण ही पता नहीं है तो उन त्रुटियों को हम दूर भी नहीं कर सकते, सिंपल सा मतलब है, ठीक है ना। यानी कि वे त्रुटियां जिनका हमें कारण पता है और उनको हम दूर कर सकते हैं, ऐसी त्रुटियों को बोला जाता है क्रमबद्ध त्रुटि। और ऐसी त्रुटियां जिनका हमें कारण पता नहीं है, यानी कि जिनको दूर नहीं किया जा सकता है, ऐसी त्रुटियों को बोला जाता है यादृच्छिक त्रुटि यानी कि रैंडम एरर। जैसे मैं सिस्टमैटिक एरर को मैं समझा सकता कि एग्जांपल, जैसे आपको पेंडुलम की सहायता से आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जी, गुरुत्वाकर्षण निकाल, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे 9.8 होती है, आप उसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हो ना। अब जब वैल्यू निकाल रहे हो और आपका आंसर 9.8 नहीं, आपको कुछ आंसर कुछ अलग निकल के आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये जो आंसर निकल के आ रहा है उसके अंदर आपकी गलती आ रही है, त्रुटि आ रही है। और ये त्रुटि किसकी वजह से हो सकती है? हो सकता है जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, पेंडुलम की सहायता से दी की वैल्यू निकाल रहे हो सकता है उस समय हवाएं चल रही है, यानी कि यहाँ पर जो वायु का प्रतिरोध भी हो सकता है वहां पे, तो उसकी वजह से जो आंसर है वो आपका कम आ सकता है या कम या ज्यादा आ सकता है। तो हमें क्या उस त्रुटि का कारण पता है कि भाई क्या कारण है वैल्यू, तो उसका जो कारण है वो कारण क्या है? उसका कारण है कि वायु का जो वेग है उसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा है। उस त्रुटि को कम भी कर सकते हैं, कैसे? जहां पे हवा बिल्कुल नहीं चल रही वहां पे जाकर के प्रैक्टिकल करो, वहां पे जाकर के आपकी जी की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यानी कि कारण पता है तो उस कारण को हम हटा सकते हैं। ऐसे ये जो रीजन है इनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? जैसे ह्यूमिडिटी हो सकती है, जैसे हम बोले आर्द्रता, आर्द्रता की वजह से भी हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से भी त्रुटि आ सकती है, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया है वो इंस्ट्रूमेंट आपका उसके अंदर जो पहले से ही अनुसंधान जो किए गए हैं वो आपने गलत कर रखे हो। तो आप ऐसा कीजिए कि इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा लेके आइए जिसके अंदर मतलब बिल्कुल भी एरर नहीं, वैसे क्या आप लेके आ जाइए इंस्ट्रूमेंट, उसकी सहायता से आप रीडिंग को लोगे तो आपके एक्यूरेट आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि आप त्रुटि को दूर कर सकते हो। कैसे दूर कर सकते हो? आप एक अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा और आप वहां से आंसर निकालेंगे, उससे निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना? ऐसा कैसा हो सकता है किसी आदमी को मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभवहीनता की वजह से भी त्रुटि आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात बोलूं, जैसे आप डॉक्टर बनने वाले हो ना, आप क्या कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी करने के बाद में आपका सिलेक्शन भी होगा और उसके बाद में आप डॉक्टर बनोगे, और आपके एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कोई आपके पास में मरीज आ गया और आपको उसका पूछा गया भाई उसका आपको टेम्परेचर निकालना है, तो आप टेम्परेचर निकालोगे, हो सकता है गर्मी के अंदर टेम्परेचर निकालोगे तो आप हाथ से टेम्परेचर निकालोगे, ठीक है ना। तो हाथ से जो टेम्परेचर आएगा वो भागा दौड़ा हुआ आया है, गर्मी के अंदर आया, तो हो सकता है उसका जो टेम्परेचर ज्यादा हो। और एक अनुभव वाला जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, उसका जो टेम्परेचर होगा वो जीभ से नापेगा, तो वहां से उसका जो आंसर आएगा वो सही आएगा। तो ये भी क्या एक एरर है, आपने जो आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको जो वैल्यू है कहां से मेजर करनी है, यानी कि आपको एक्सपीरियंस में कमी की वजह से भी आपका जो आंसर है वो गलत आ सकता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक अच्छा सा इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे घड़ी के अंदर आपको बोला जाए कि आपको टाइम बताना है, जैसे घड़ी के अंदर 12 बज रहे हैं, 12:05 हो रही है फॉर एग्जांपल। अब साइड से यदि आप टाइम को देखने जाओगे तो 12:05 से ज्यादा भी आपको टाइम दिख सकता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है कि 12:05 हुई है, उसको एक्यूरेट निकालना, तो आप क्या करो, एकदम स्ट्रेट खड़े होंगे उनके सामने और वहां से टाइम को मेजर करोगे तो आपके पास में एकदम से एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, आदमी को एक्सपीरियंस नहीं है। क्या एक्सपीरियंस नहीं है कि वो साइड से देख रहा है, तो ये भी क्या है, उसकी एरर है। यानी कि उसको एकदम एक्यूरेट आंसर निकालना है तो उसको सामने से रीडिंग को नोट करना पड़ेगा। जब भी आप अमीटर या वोल्टमीटर से रीडिंग को नोट करोगे तो भी आपको एकदम सामने से देखना होगा, तब जाकर के आपका आंसर सही निकल के आएगा। यानी कि ये जो एरर है ना, हमारे को कारण पता है, कारण क्या कि हम एकदम स्ट्रेट नहीं देख रहे, हम साइड से देख रहे हैं। अब इस कारण को कम किया जा सकता है, हटा सकता है। कैसे? आप स्ट्रेट देखो, आपका आंसर एकदम से निकल के आएगा। क्लियर? यानी कि क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जिनका हमें रीजन पता होता है और उन रीजन को हटा करके हम एरर को हटा सकते हैं। ऐसी सारी जो एरर होगी उनको बोला जाएगा क्रमबद्ध त्रुटियां। क्लियर है? ठीक है। एक
होता है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि क्या होता है कि जिनका हमें कारण पता नहीं होता है, अब कारण ही पता नहीं है तो फिर उनको हटाया भी नहीं जा सकता। तो फिर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो फिर इसको किस तरीके से दूर किया जाता है, उसके अंदर हमारे पास में एक तरीका बचता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्कर की आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है, आप इस स्केल की सहायता से इसकी लेंथ को निकाल रहे हो, लंबाई को निकाल रहे हो। अब आपकी लंबाई 6.1 सेंटीमीटर आ रही है, क्लियर है। आप क्या करोगे, बार बार उसकी रीडिंग को मेजर करो। आप इस प्रकार की जो त्रुटि है उसको दूर करने का एक ही तरीका है कि क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे वर्नियर कैलिपर की सहायता से आप किसी की रेडियस निकाल लो, किसी का जैसे कोई गोला आपको दे दिया गया, ठीक है, आपको उसका व्यास निकालना, डायामीटर निकालना है किसी का, और आपकी जो आंसर निकल के आ रहा है 1.43 सेंटीमीटर निकल के आ गया फॉर एग्जांपल। अब इसको हमारे को पता नहीं कि ये आंसर सही है या गलत, तो हम क्या करेंगे, एक बार और रीडिंग लेंगे। क्या पता अगली बार हमारी जो रीडिंग है वो ऐसी कैसे निकल के आएगी तो हम बोलेंगे ये आंसर सही है। अगली बार जो हमारा रीडिंग निकल के आ गया 1.42 सेंटीमीटर, ये रीडिंग निकल के आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पे तो 1.43 सेंटीमीटर था और यहाँ पे 1.42 सेंटीमीटर है। अब तो फंस गए और पता नहीं ये वाली वैल्यू सही है, पता नहीं ये वाली वैल्यू सही है। तो फिर क्या करेंगे, हम एक बार और वैल्यू निकालेंगे। क्या पता अगली बार आपने वैल्यू निकाली और वो वैल्यू आपकी आ गई 1.41 सेंटीमीटर, क्लियर है। यानी कि जब आप क्या करो, बार बार उसकी रीडिंग को निकालो, और जब आपकी रीडिंग बार बार अलग आ रही है तो कौन सी रीडिंग को हम सही माने, यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने ये वाली सही है, पता नहीं ये सही है, पता नहीं ये सही है, हमारे को तो पता ही नहीं कौन सी सही है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम इन सभी का एक माध्य मान निकाल लेते हैं, सभी का एवरेज निकाल लेते हैं, और जो एवरेज निकल के आता है वही हमारा क्या होता है, वास्तविक मान होता है, ठीक है। यानी कि यादृच्छिक त्रुटियों के अंदर क्या होगा कि हमें त्रुटि का कारण पता नहीं होगा तो इन त्रुटि को दूर भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी की हम बार बार रीडिंग को लेंगे। जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे उतना ही आपकी त्रुटि जो आंसर में आएगी वो उतनी ही कम आएगी, क्लियर है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, इस प्रकार की जब त्रुटि आ जाती है तो हम बार बार रीडिंग को लेते हैं और सबका फिर अपन माध्य मान निकाल लेते हैं, सभी का एक एवरेज निकाल लेते हैं, औसत मान निकाल लेते हैं, और जो औसत मान निकल के आता है उसी को हम एक वास्तविक मान मान लेते हैं कि यही हमारा क्या है, वास्तविक मान है। जितनी ज्यादा आप रीडिंग लोगे, जितनी ज्यादा संख्याओं का आप औसत मान लोगे, उसके अंदर एरर आने की संभावना उतनी ही कम होती है, क्लियर है। तो हमारे को सबसे पहले काम क्या करना है कि जब कोई भी आपको जैसे सवाल, आप कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो और उस प्रैक्टिकल के अंदर आपके बहुत सारे आंसर निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कांच की सिल्ली है, आप उसका आवर्तनांक निकाल रहे हो और आपने किसी कांच की सिल्ली का आपने आवर्तनांक निकाला, आवर्तनांक 1.50 आ रहा है पहले, फिर आपने प्रैक्टिकल किया और अगली बार जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.49, फिर आपने प्रैक्टिकल किया, फिर वैल्यू को निकाला, अगली बार आ रहा है 1.5, फिर वैल्यू को निकाला, अगली बार आ रहा है 1.48, आपने फिर वैल्यू को निकाला, अगली बार जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 1.52। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कौन से मान को सही माने, मान कौन सा सही है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इन सभी का एक एवरेज ले लेंगे, इन सभी का एवरेज लेंगे। एवरेज बेटा कितना आएगा, इन सभी को आप जोड़िए, इन सभी को जब हम जोड़ते हैं देखिए 9 1 10 8 18 तो 20 हो गया, 2 5 7 4 11 5 16 26 और 25 हो गया, और 2 यानी कि 7.50। यानी कि एवरेज कैसे लेते हैं, एवरेज निकालने का जो तरीका होता है बेटा वो होता है सभी राशियों का योग करना है, ठीक है, सभी संख्याओं का योग करना है, सभी संख्याओं का योग आ रहा है 7.50, अपॉन में राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 का डिवाइड कर दो, यहां से आंसर निकल के आएगा 1.50, और यही हमारा क्या है बेटा, वास्तविक मान। इसी को हम एक वास्तविक मान मान लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इसी की बेस पे हम आगे त्रुटियों के प्रकार पढ़ने वाले हैं और त्रुटियों की कितने टाइप की त्रुटियां हो सकती है, मैथमेटिक्स के अंदर एरर कितने टाइप की हो सकती है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बेटा हमारे पास में आती है, वो आती है निरपेक्ष त्रुटि। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 टाइप की त्रुटियों की बात करेंगे। एक तो निरपेक्ष त्रुटि की बात करने वाले हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्षिक त्रुटि या फिर भिन्नात्मक त्रुटि की बात करेंगे, और उसके बाद में बात करेंगे प्रतिशत त्रुटि। क्लियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे निरपेक्ष त्रुटि की,
कि भाई निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्लियर है, इंग्लिश में बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर, इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? निरपेक्ष त्रुटि देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं किस इस तरीके की जो प्रॉब्लम आएगी, न्यूमेरिकल आएगा तो किस तरीके से सॉल्व करना है, सारे इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक मैंने दिया, ये कांच का अपवर्तनांक है, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक आपने निकाला और कांच के अपवर्तनांक के अंदर आपको बहुत सारी 5 आपने प्रेक्षण निकाले, कांच का अपवर्तनांक आपने निकाला और आपके पास में 5 प्रेक्षण प्राप्त हुए। ये निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। पहला 1.51, दूसरा आपको बेटा मिला 1.50, तीसरा आपको मिला बेटा 1.48 और एक आपको रीडिंग मिल गई 1.52 और एक आपको मिल गई बेटा 1.49। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, एब्सोल्यूट सबसे पहला काम होता है कि निरपेक्ष त्रुटि किसे बोला जाता है? निरपेक्ष त्रुटि का मतलब होता है कि आपने जो भी वैल्यू निकाली है, आपने जो भी वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को आप वास्तविक जो मान होता है उसके अंदर से उस वैल्यू को घटा दो। जैसे मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल कि कांच का जो अपवर्तनांक है उसका वास्तविक मान 1.5 है। कितना है? 1.5 या 1.50 बोल दो। क्लियर है? अब आपने जो वैल्यू निकाली है वो आई है 1.49, ठीक है। यानी कि आपकी एरर कितने की आ रही है? यानी कि निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने का बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है, इसे लिखेंगे अपन डेल्टा से लिखेंगे और ए इसका फॉर्मूला होता है कि वास्तविक मान कितना है उसको लिखो और उसके अंदर आपकी जो रीडिंग निकल के आ रही है उसको आप उसके अंदर से घटा दो, वो आपका त्रुटि निकल के आ जाएगी, निरपेक्ष त्रुटि निकल के आ जाएगी। क्लियर है? जैसे मैं कह रहा हूं कि इस मार्कर की लंबाई, वास्तविक जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है और आपने आंसर निकाला 5.9, यानी कि जो आंसर निकल के आया वो 0.1 सेंटीमीटर की एरर निकल के आई। इसी एरर को बोला जाता है निरपेक्ष त्रुटि। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन है, वास्तविक मान तथा प्रयोग से प्राप्त मान का जो अंतर होता है इसी को बोला जाता है निरपेक्ष त्रुटि या फिर इसे बोला जाता है परम त्रुटि। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, त्रुटि यहां पर जैसे लिखा हुआ है तो सबसे पहले अब बात आती है कि ये वास्तविक मान निकाले कैसे? वास्तविक मान आपको दिया नहीं होगा तो वास्तविक मान निकालने का तरीका सिंपल सा होता है कि आपको जो अलग-अलग रीडिंग लेकर के दे रखी है, ये वाली, ये वाली, ये और ये और ये। अब इनमें से पूछा जाए कि वास्तविक मान कौन सा हमें पता नहीं तो हम क्या करेंगे, सभी का एक एवरेज ले लेंगे। क्लियर है? और जो एवरेज निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा? वास्तविक मान होगा। यानी कि वास्तविक मान निकालने का तरीका होता है, वास्तविक मान को लिखेंगे am से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? वास्तविक मान यानी कि a का आप क्या कर रहे हो, मीन निकाल रहे हो, यानी कि माध्य निकाल रहे हो, औसत निकाल रहे हो और उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। इस रीडिंग को मैं नाम दे देता हूं, मान लेते हैं कि ये रीडिंग a1 है, ये वाली रीडिंग a2 है, ये रीडिंग a3 है, ये वाली रीडिंग a4 है और ये वाली रीडिंग a5 है। तो बेटा आप क्या करोगे, सभी का एवरेज लेना है, यानी कि a1 a2 a3 a4 a5, यानी कि a1 a2 a3 a4 और a5 अपन में राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 एंड 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि am इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा इनका वास्तविक मान, सभी को जोड़ो 1.51 प्लस 1.50 प्लस 1.48 प्लस 1.52 प्लस 1.49, सभी के अंदर 5 का डिवाइड कर दो तो जो आंसर निकलेगा, ये सभी को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 7.50, इसके अंदर 5 का डिवाइड करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 1.50 और ये हमारा क्या है, वास्तविक मान है। कांच के अपवर्तनांक का वास्तविक मान यहां से क्या निकला बेटा 1.50। ये सिंपल है। वास्तविक मान निकलने के बाद में अब आपको पूछा जाए कि आपने ये जो आंसर निकाला है इसके अंदर एरर कितनी है, आपका वास्तविक मान कितना
आपको पूछा जाए कि आंसर कितना 1.50 और आपका वास्तविक मान भी कितना है 1.50। तो एरर कितनी की इस वैल्यू के अंदर 0, इसके अंदर निरपेक्ष त्रुटि कितनी 0, इसके अंदर पूछा जाए 0.02 की, इसके अंदर पूछा जाए 0.02 की, इसके अंदर कितने की 0.01 की। अब किसी के दिमाग में बोलेगा कि सर इसका जो आंसर आएगा वो तो माइनस में 0.01 आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0 प्लस का 0.02 आएगा, और इसका आंसर आएगा वो माइनस का 0.02 आएगा, और इसका आंसर आएगा वो प्लस का 0.01 आएगा। तो सर ये माइनस में आंसर आएगा। देखिए त्रुटि जो होती है वो त्रुटि या तो वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी या फिर कम निकल के आएगी। त्रुटि कभी भी हम जब हम लिखेंगे तो मॉडुलस करके लिखेंगे, क्योंकि जो आपने गलती करी है प्लस करने का मतलब आपका आंसर उससे कम आया, और माइनस आंसर आने का मतलब ये होगा आपका आंसर ज्यादा है, तो वो भी त्रुटि ना। तो त्रुटि को जब भी लिखेंगे हम धनात्मक ही लिखेंगे, चाहे वो माइनस में आए या फिर चाहे प्लस में आए, ठीक है। यानी कि कोई गलती है उसको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, बस आप प्लस माइनस से आपको जानकारी दे देगा कि आपने जो आंसर निकाला है प्लस का मतलब आपका आंसर वास्तविक मान से कम आया है, माइनस का मतलब आपका आंसर उससे ज्यादा आया है। लेकिन आपको त्रुटि केवल पूछा जाए तो आप इतना ही बोलोगे कि हाँ इतने की आएगी 0.02 की या 0.01 की, क्लियर है। लेकिन जब भी त्रुटि को लिखेंगे हम तो धनात्मक ही लिखना है। धनात्मक लिखने का मतलब होता है कि आपका आंसर प्लस में आए तो वो तो प्लस में होगा ही होगा, बट यदि आपका आंसर माइनस में भी आता है तो भी आपको उसको प्लस में ही लिखना है। यानी कि आप प्लस में लिखने का तरीका क्या होता है, कोई भी जो आंसर होता है उसका आपको मॉडुलस लेना है, मॉड करके लिखना है। यानी कि यहां से पूछा जाए कि इसके अंदर एरर कितनी है, तो यहां से फॉर्मूला बनेगा, निरपेक्ष त्रुटि को लिखने का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए करके लिखेंगे, ठीक है, डेल्टा ए करके। हो सकता है किसी बुक के अंदर डेल्टा एक्स भी लिखा हो, सभी का अलग अलग नोटेशन होता है, सभी को अलग अलग प्रदर्शित करने का तरीका होता है। तो डेल्टा ए, डेल्टा का मतलब निरपेक्ष त्रुटि, किसके अंदर ए के अंदर, किसकी बात कर रहे हैं पहले रीड तो लिखेंगे डेल्टा ए1, क्लियर है। तो कैसे लिखेंगे वास्तविक मान, वास्तविक मान कौन सा होता है जो माध्य मान निकालते हो वो माइनस आपकी रीडिंग कितनी आई है वो लिखेंगे ए1। जो भी आंसर ये प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, लेकिन मैंने क्या बोला त्रुटि को हमेशा आपको प्लस में लिखना है, तो हम क्या करेंगे इसका मॉडुलस ले लेंगे, यानी कि जो भी आंसर है वो हमेशा प्लस में लिखेंगे। फिर ऐसा कैसा आप इसके अंदर भी एरर निकाल सकते हो, यानी कि लिखोगे बेटा डेल्टा ए2 इज इक्वल टू वास्तविक मान माइनस आपने प्रैक्टिकल से जो वैल्यू निकाला है उसको लिखो बेटा इस तरीके से, क्लियर है। इसी तरीके से आप डेल्टा ए3 भी निकाल सकते हो, इसी तरीके से आप डेल्टा ए4 भी निकाल सकते हो, और इसी तरीके से आप डेल्टा ए5 भी निकाल सकते हो, क्लियर है। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत जैसे आपने पढ़ा था ना यूनिट डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस भी पढ़ा था, सेम एज से बहुत सिंपल होता है। यदि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के अंदर आता है तो जरूर आपसे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यानी कि ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के मैंने बताया है, एक होता है इसके अंदर निरपेक्ष त्रुटि हमारा हो चुका है, इसके बाद में हम निकालते हैं माध्य, जितनी भी त्रुटि आती है उन सभी का हम एवरेज लेते हैं, उसे बोला जाता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, कि जो भी आपने त्रुटि निकाली उन सभी का एवरेज लेना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, क्लियर है। उसको निकालने का तरीका क्या होता है, माध्य हम किसका निकालना, निरपेक्ष त्रुटि का। निरपेक्ष त्रुटि को किससे लिखते हैं बेटा, डेल्टा ए से। हम इसका क्या ले रहे हैं, माध्य, यानी कि आप लिख सकते हो डेल्टा ए है। किसी बुक के अंदर बार भी हो सकता है, बार का मतलब भी एवरेज होता है, एम का मतलब भी यानी मीन यानी एवरेज निकालने का तरीका क्या, आपने जो भी त्रुटियां आपकी निकल के आई, देखो नाम में आंसर है बेटा, आपको रखना बिल्कुल भी नहीं, क्या लिखा हुआ माध्य निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि जितनी भी आपकी निकल गया है, 5 रीडिंग होगी तो 5 आएगी, 6 होगी तो 6 आएगी, तो सभी का एवरेज लेना है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग, राशियों का योग का मतलब कितनी रीडिंग आएगी, निरपेक्ष त्रुटि 5 प्रकार की है, 5 आएगी ना, डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 प्लस डेल्टा ए4 प्लस डेल्टा ए5, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 डेल्टा ए3 डेल्टा ए4 और डेल्टा ए5 लिखेंगे, अपन में फाइंड करेंगे, तो यहां से हमारे पास में आएगी माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी, क्लियर है। इसके बाद में एक होता है सेकंड जो हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ने वाले हैं, इसको मेरा बेटा लिख देना कॉपी में, ठीक है।
आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि इसे बोला जाता है सापेक्षिक त्रुटि भी बोला जाता है, यानी कि रिलेटिव एरर, या फिर इसे भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला, आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला होगा कि जो भी आपने त्रुटियों का एवरेज निकाला है, यानी कि डेल्टा एम त्रुटियों का माध्य अपॉन में वास्तविक मान क्या था उससे डिवाइड करोगे तो यहां से निकल के आ जाएगी आपेक्षिक त्रुटि की भाई वास्तव में मान कितना है और हमारी जो एरर निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, उन दोनों का जो रेशियो होगा इसी को बोला जाता है आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। और तीसरा जो हमारे पास में है वो है प्रतिशत त्रुटि, यानी कि परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि इसे बोलेंगे अपन परसेंटेज एरर। और यही फॉर्मूला यदि इसी वैल्यू को हम परसेंटेज में याद करेंगे तो इसे बोला जाएगा प्रतिशत त्रुटि बोलेंगे, डेल्टा एम अपॉन में एम इनटू 100, यहां से हमारे पास में आ जाएगी परसेंटेज एरर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास में तीन प्रकार की त्रुटियां हैं, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। क्लियर है? निरपेक्ष त्रुटि के हम ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर के बताया है, एक सिंपल से मैं आपको फॉर्मूले सारा लेकर देता हूं किस तरीके से आपको वैल्यू को निकालना है। ठीक है? जैसे आप कोई प्रेक्षण कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपके पास में उसके n प्रेक्षण आपको मिलते हैं, जैसे आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो उसके अंदर आपको n रीडिंग मिलेगी, यानी कि आपको एक तो रीडिंग मिलेगी, माना n प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, n प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, m1 मान लेते हैं a1 a2 एंड an। तो सबसे पहला काम बेटा क्या होगा हमारा, इन स्टेप को फॉलो करते जाओ, आपका आंसर एकदम एक्यूरेट निकल के आ जाएगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है आपको। ओके, ठीक है ना? आपको क्या दे रखा होगा, प्रेक्षण दे रखे होंगे। सबसे पहला काम आपको क्या होगा, इसका वास्तविक मान निकालना। वास्तविक मान आपको दिया हुआ नहीं होगा, जो रीडिंग दे रखी है उन्हीं से आपका वास्तविक मान निकल के आएगा। और वास्तविक मान बेटा क्या होता है, जो आपने रीडिंग निकाली है उनका सभी का एवरेज ले लो। क्लियर है? यानी कि वास्तविक मान क्या होता है, वास्तविक मान, वास्तविक मान क्या होगा, इन सभी का एवरेज, जिसे अपन लिखेंगे am से, और ये क्या निकल के आएगा a1 प्लस a2 प्लस इन सभी का एवरेज, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी होगी, n, यानी कि प्रेक्षण कितने हैं n। यहां से आपका वास्तविक मान निकल के आ गया। क्लियर है? उसके बाद में क्या करोगे, आप हर रीडिंग के अंदर एरर निकालोगे, क्योंकि जो आंसर निकल के आएगा उसके अंदर एरर चेक करनी पड़ेगी, इसके अंदर भी एरर चेक करनी पड़ेगी, इसके अंदर भी एरर चेक करनी पड़ेगी, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि निकालनी पड़ेगी सभी के अंदर। तो हम लिखेंगे प्रथम प्रेक्षण में त्रुटि, और प्रथम प्रेक्षण में जो त्रुटि लिखेंगे उसको लिखने का तरीका क्या होगा बेटा, त्रुटि को लिखने का तरीका डेल्टा करके लिखेंगे, a करके लिखेंगे। किसके अंदर निकाले, पहले प्रेक्षण के अंदर। कैसे निकालेंगे, वास्तविक मान क्या होता है am, आपने प्रैक्टिकल से कौन सी वैल्यू निकाली है a1, इस तरीके से। और हमारे पास में एरर मैंने क्या बोला, हमेशा आपको धनात्मक लेना है, यानी कि आपको इसका मॉड लेना पड़ेगा इस तरीके से। ऐसे कैसे आप डेल्टा a2 निकालोगे, क्या फॉर्मूला बन जाएगा am माइनस a2। ऐसा कैसे एंड सो कहां पे जाओगे आप बेटा, n तक जाओगे, यानी कि लास्ट वाली रीडिंग मान लेते हैं डेल्टा a निकल के आ रही है, तो लिखेंगे am माइनस am। इस तरीके से आपको निकालना है। क्लियर है? उसके बाद में हमारा काम क्या होगा, अगला नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहला काम क्या, वास्तविक मान निकालना। फिर कौन सा स्टेप काम में लोगे, सभी के अंदर आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, फॉर्मूले आपके सामने हैं। अगला जो बेटा हमारा काम होगा वो काम होगा माध्य, सभी का माध्य निकालोगे, सभी का क्या निकालोगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सभी का एवरेज लेना। तो सभी का एवरेज ले रहे हो आप, किसका ले रहे हो, निरपेक्ष त्रुटि का। निरपेक्ष त्रुटि को लिखते हैं डेल्टा ए से, इसका क्या ले रहे हो, माध्य ले रहे हो, यानी कि डेल्टा ए। कैसे निकालोगे आप, फॉर्मूला डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस कहां तक जाओगे बेटा, डेल्टा an तक जाओगे, अपन में क्या लिखोगे बेटा, n लिखोगे। क्लियर है? इस तरीके से माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालोगे। फिर अगला काम क्या होगा हमारा, अगला काम होगा आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकालोगे,
अपेक्स त्रुटि सिंपल डेल्टा एम यहां से आ जाएगा, एम आपने वास्तविक मान पहले निकाल लिया, यहां से आपका अपेक्स त्रुटि आ जाएगा और जब परसेंटेज एरर निकालनी मल्टीप्लाई 100 कर दो, वहां से आपकी प्रतिशत त्रुटि निकल के आ जाएगी। क्लियर है? चलिए इसे एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है मेरे पास में बेटा, वो न्यूमेरिकल है यहाँ पे, एक मिनट में देख लेता हूँ सवाल क्या है अपना, है ना। यार मिल गया सवाल का, गया सवाल 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 कहाँ गया भाई? हाँ मिल गया सवाल, है ना। सवाल बेटा आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एक तार के व्यास को स्क्रू गेज से मापने पर निम्न पाठ्यांक प्राप्त होते हैं। एक तार का व्यास निकालना हो स्क्रू गेज की सहायता से, और उसके जो पाठ्यांक आपको मिल रहे हैं वो आपको पाठ्यांक मिल रहे हैं, निम्नलिखित पाठ्यांक प्राप्त होते हैं। आप सीधे पाठ्यांक लिखोगे, पाठ्यांक दिया हुआ है, पहला पाठ्यांक आपको दिया हुआ है 1.32a, दूसरा पाठ्यांक आपको दिया गया है, वो दिया गया है 1.330, एक पाठ्यांक बेटा आपको दिया गया है 1.325, एक आपको पाठ्यांक दिया गया है 1.326, एक बेटा आपको पाठ्यांक दिया गया है 1.334, और एक बेटा आपको पाठ्यांक दिया गया 1 2 3 4 5 6, एक पाठ्यांक दिया गया है 1.336। ठीक है, इसके अंदर आपसे सवाल पूछा गया है, पहला सवाल आपसे सवाल पूछा गया है कि आपको निकालना है व्यास का माध्य मान। सबसे पहला सवाल है कि व्यास का माध्य मान कितना आएगा, वो आपको निकालना है, व्यास का माध्य मान। क्लियर है? दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है माध्य परम त्रुटि निकालनी है, माध्य परम त्रुटि निकालनी है। और एक बड़ा सवाल दिया गया है इसके अंदर आपेक्षिक त्रुटि निकालनी, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि भाई इसके अंदर आपेक्षिक त्रुटि कितनी होगी। और लास्ट में आपको पूछा गया है, वो पूछा गया है प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये आपको निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि। क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों स्क्रीन को होल्ड कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और आप इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। आपके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आंसर आपका निकल के आता सही आता है या गलत आता है। ठीक है, फिर मेरे आंसर से इसको मैच कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। इसने क्या पूछा कि व्यास का माध्य मान क्या होगा। व्यास का माध्य मान निकालने का तरीका क्या होगा, सभी को जोड़ करके राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी सभी को आपको जोड़ना है। तो माध्य मान को लिखा जाता है am से, तो am बराबर क्या निकल के आएगा, सभी को जोड़ो 1.328 प्लस 1.330 प्लस 1.35 प्लस 1.326 एंड प्लस 1.334 प्लस 1.336 अपन में राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सभी को जोड़ो बेटा, तो सभी को जोड़ेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 6 4 10 16 21 29, यानी कि 9 आ जाएगा। 2 2 3 5 3 8 2 10 2 12 3 15 और 2 17 1 3 4 3 7 3 10 3 13 3 16 और 3 19। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आंसर क्या आया 7.979 अपॉन में n, यानी कि राशियों की संख्या कितनी है 6 है। तो यहां से am की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो am की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 6 का डिवाइड करना है इसके अंदर। देखो तो क्या आ जाएगा बेटा 1 आएगा, फिर रहेगा 1 यानी कि 3 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा 1 7 यानी कि 2 5 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 9 है, यानी कि 5 9 यानी कि 5 बचेगा पीछे। ठीक है ना, आपको यहाँ तक लिखना है, 3 डिजिट तक यहाँ पे लिखा हो तो यहाँ पर भी आप 3 डिजिट तक इसको लिख दो। क्लियर है? तो ये हमारा am निकल के आ जाता है, इसके अंदर कितना निकल के आ जाएगा बेटा 1.329 निकल के आ जाएगा। देखो बेटा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माध्य परम त्रुटि निकालने वाले हैं। ठीक है, माध्य परम त्रुटि निकालने के, देखिए हमने जो निकाला था व्यास का माध्य मान, व्यास का जो माध्य मान निकल के आएगा, एक बार इसके ऊपर आप देख लो यहाँ पे am इज इक्वल टू, वो हमारा निकल के आएगा 1.329। इधर इसका पूर्णांकन करोगे तो बेटा आप इसको यदि 1.330 भी लिख लेते तो भी कोई गलत नहीं है, तो भी आपका सही है। ठीक है ना, आप 1.330 भी लिख सकते हैं पूर्णांकन करोगे तो।
जैसे मैं इसका आंसर निकालता हूं कि इसके अंदर कितनी त्रुटि है, ये मैं इसके अंदर निकालता हूं, लिखूंगा डेल्टा A1। डेल्टा A1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा इसे, AM माइनस A1। ये फॉर्मूला आपको सभी के अंदर अप्लाई करना है जब भी आप निरपेक्ष त्रुटि निकालोगे। देखिए तो AM की वैल्यू कितनी है बेटा 1330 है, माइनस आपकी जो रीडिंग आई है प्रैक्टिकल से वो कितनी आई है 1328, यानी कि एरर बेटा जो निकल के आएगी वो प्लस में 0.02 निकल के आ जाएगी। क्लियर है? ऐसा कैसे आप निकालोगे, डेल्टा A2 निकालोगे, डेल्टा A2। डेल्टा A2 फॉर्मूला को ही अप्लाई करना है, वास्तविक मान अपॉन माइनस वास्तविक मान माइनस क्या करोगे आप, जो प्रैक्टिकल वैल्यू आई है, वास्तविक मान कितना बेटा 1330, प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी है 1330, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो आंसर क्या आएगा 0। ऐसा कैसा आप बेटा क्या निकालोगे, डेल्टा A3 निकालोगे, डेल्टा A3 फॉर्मूला, कम ऑन फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वास्तविक मान माइनस मापा गया मान, वास्तविक मान कितना 1330, मापा गया मान कितना 1325, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 0.005। क्लियर है? डेल्टा A4 निकालो आप, डेल्टा A4 कितना आएगा 1.326 है, आपका जो आंसर आया वो बेटा कितना आया 1330। तो इसका जब आप एवरेज लोगे तो एवरेज कितना निकल के आएगा, सॉरी आपको इसमें से इसको घटाना है तो कितना आएगा बेटा, ये है 1330, ये है 1334, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 0.004। लेकिन मैंने आपको बेटा बोला है कि आपको हमेशा आंसर प्लस में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, प्लस का लिखोगे 0.005 लिखो, इसे लिखेंगे प्लस का 0.004। ऐसे कैसे मैं इसकी रीडिंग को निकालूंगा, ये हो गया डेल्टा A1, डेल्टा A2 हो गया, डेल्टा A3 सॉरी डेल्टा A3 आएगा वो ये वाला आएगा, डेल्टा A3 यहां से आएगा 0.05 और डेल्टा A4 यहां से आएगा, तो ये है 1.326, यहां पे 1.330, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 0.04 आएगा। ठीक है, डेल्टा A5, ठीक है, डेल्टा A5 बेटा कितना 1.334 और ये कितना है 1.330, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर बेटा कितना आएगा माइनस में, लेकिन लिखना किसमें है प्लस में 0.004। ऐसा कैसा डेल्टा A6 निकालने जाओगे बेटा तो क्या निकल के आएगा, वास्तविक मान कितना 1.330, प्रैक्टिकली वैल्यू कितनी 1.336, घटाओ इसमें से क्या आएगा माइनस का 0.006, लेकिन मैंने क्या बोला इसको लिखना है प्लस में, तो लिखेंगे 0.006 लिखेंगे। लेकिन हमारे को पूछा गया है ये तो हमारे पास में सभी की निरपेक्ष त्रुटि आई है, यानी कि परम त्रुटि आई है, आपको निकालना है माध्य परम त्रुटि, यानी कि जो भी त्रुटियां निकल के आई है उन सभी का आपको एवरेज लेना है। तो एवरेज कैसे लिखते हैं बेटा, हम डेल्टा से लिखेंगे, डेल्टा A1 परम त्रुटि का एवरेज ले रहे हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इन सभी को जोड़ना है 1 2 3 4 5 एंड 6, इन सभी को जोड़ोगे 2 5 7 7 4 11 4 15 6 21, यानी कि जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 0.021। इसमें आपको डिवाइड करना है 6 का, तो आंसर जो बेटा निकल के आएगा वो आएगा डेल्टा AM इज इक्वल टू 0.018, पीछे रहेंगे 3 6 5 30, यानी कि आंसर निकल के आएगा 0.0035। ये हमारे पास में क्या निकल के आई है, माध्यम परम त्रुटि निकल के आई है, यानी कि हमारा दूसरे का आंसर भी आ चुका है। अब इसने क्या पूछा है, आपेक्षिक त्रुटि। अब तो सिंपल है, आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला याद करो कमा बच्चों, क्या फॉर्मूला था मैंने पीछे वाला आपको जो मैंने लिखा है वो याद करो, उसको डेल्टा AM अपॉन में AM, यानी कि लिखेंगे इसे डेल्टा AM अपॉन में AM लिखेंगे, इसे लिखेंगे डेल्टा AM अपॉन में AM। तो डेल्टा AM तीसरा, तीसरे का जो आंसर आएगा वो आएगा डेल्टा AM अपॉन में AM। डेल्टा AM बेटा कितना है 0.0035 और AM कितना था, AM का मतलब होता है वास्तविक मान जो आपने निकाला है वो था बेटा 1.330, इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 0.003 निकल के आ जाएगा। ये हमारी क्या है, आपेक्षिक त्रुटि है। क्लियर है? अब इसका पूछा है कि प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, प्रतिशत त्रुटि आपको निकालनी है, तो प्रतिशत त्रुटि बेटा कैसे निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी वैल्यू आई है आपेक्षिक त्रुटि उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपेक्षिक त्रुटि निकल के आती है इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, आपेक्षिक त्रुटि को 100 से
मल्टीप्लाई करना है तो ये है 0.003, इसे 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 0.3%। ये थी बेटा हमारी प्रतिशत। तो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, आज के लिए बच्चा इतना ही। थैंक यू।